अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गाय और भैंस की घरेलू प्रेगनेंसी जांच किट की जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड महत्व और लाभ के बारे में जानकारी, ठंड के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखभाल पर जानकारी, मृदा की उर्वरकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मृदा की उर्वरकता की जांच समय समय पर की जाती रहे और जांच के अनुसार फसलों में खाद उर्वरकता का प्रयोग हो, तभी आप मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ फसलों से अधिक उपज ले सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मिट्टी की जांच करा करके किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं और उसके अनुसार फसलों में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, तभी किसान भाई अपने खेत से भरपूर उपज ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व और लाभ के बारे में। चाहे वो अनाज की फसल है, दलहन की फसल है, तिलहन की फसल है, ये सब्जियां हैं। अलग अलग फसलों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। वो पोषक तत्व हमारी मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं। तो मिट्टी परीक्षण से हमें ये पता लगता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं और परीक्षण के बाद किन किन पोषक तत्वों की उसमें कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम भिन्न भिन्न खादों की सिफारिश करते हैं। मिट्टी परीक्षण साल में 2 बार फसल कटाई के बाद, जैसे मई जून में और सितंबर अक्टूबर में जब खेत खाली हो, उस समय मिट्टी के नमूने लेने चाहिए। अगर मान लो खड़ी फसल में मिट्टी के नमूने लेने की जरूरत पड़े तो कतारों के बीच में से मिट्टी के नमूने लेने चाहिए और 3 साल में कम से कम 1 बार मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। तो मिट्टी के नमूने कैसे लेने चाहिए? मान लो आपने किसी प्लॉट में या किसी खेत में परीक्षण करवाना है, तो वहां 3-4 जगह पे निशान लगा के उस हिसाब से मिट्टी का नमूना ले, ताकि ये पूरे खेत को रिप्रेजेंट करे। तो उसके ऊपर से घास फूस निकाल के 6 इंच से, मतलब वी शेप में 6 इंच का गड्ढा लेके उस सबसे मिट्टी उठा लेनी सारी, और वो 4-5 जगह से मिट्टी लेके उसको अच्छे तरीके से मिलाना है और उस मिली हुई मिट्टी को आधी को किनारे करके फेंक देना। फिर उसको जो बची हुई मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसी क्रम को करते हुए जब आधा किलो मिट्टी रहती है तो किसी कॉटन
वाइट कॉटन बैग में उसको भर के उसमें लेबल लगा के उस खेत का खसरा नंबर, खेत का लोकल नाम, किसान का नाम, उसका पूरा पता नजदीकी प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज देनी चाहिए। मिट्टी लैब में मिट्टी लाने के बाद यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से इसका परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी के नमूने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भर के भी किसान साथ लाते हैं, या जो हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भर के देते हैं। फिर वैज्ञानिक तरीके से इसका परीक्षण करके उसका जो परीक्षण का रिजल्ट रहता है उसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड में भर के उस परीक्षण के आधार पर जो भी किसान ने फसल लगानी होती है, परीक्षण के आधार पर खादों की सिफारिश करके दोबारा किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वितरित किए जाते हैं और वो उस हिसाब से मतलब अपने फसल के लिए खाद का प्रयोग कर सके और अच्छी पैदावार ले सके। तो ये 13 तत्व जो मुख्य तत्व है हमारे, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक आदि रहते हैं। तो मिट्टी परीक्षण से ये पता लगाते हैं कि इन 13 तत्वों में मिट्टी की क्या क्या उपलब्धता रहती है और अलग अलग फसल के लिए कौन कौन से तत्व की कितनी जरूरत होती है ताकि हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो सके। मिट्टी परीक्षण के उपरांत मिट्टी परीक्षण के आधार पर इन विभिन्न तत्वों की सिफारिश की जाती है और उस हिसाब से हम अच्छी और गुणवत्ता युक्त फसल जो है गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छी फसल प्राप्त होती है और अच्छा मार्केट रेट मिलते हैं और वो अपनी आमदनी अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। कोई भी फसल लगाने से पहले अवश्य अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। मिट्टी जांच से ये फायदा होगा कि जिस तत्वों की, जिन रासायनिक खादों की जिस फसल के लिए जरूरत होगी वही डालने से फसल अच्छी होगी और उससे किसानों की आर्थिक सुधरेगी और किसानों को लाभ भी होगा। हमारे प्रदेश में ज्यादातर किसानों ने दुधारू पशुओं का पालन किया हुआ है, लेकिन पशुपालकों के सामने गाय भैंस की प्रेगनेंसी जांच के लिए पशु चिकित्सकों पर निर्भर रहने की मजबूरी होती है। साथ ही पशुपालकों को इस कार्य के लिए अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब इस परेशानी से छुटकारा पशुपालक पा सकते हैं, क्योंकि अब केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ने घरेलू प्रेगनेंसी जांच किट तैयार की है। इस किट के माध्यम से पशुपालक अब भैंस के गर्भ जांच खुद से घर पर कर सकेंगे। इसकी जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर। किसान भाइयों को पशु प्रेग्नेंट है या नहीं है उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो वो दोबारा हीट में आएगा और उस टाइम उसकी दोबारा से गर्भ धारण करने की कोशिश करेगा। आपको दोबारा से जोटे के पास ले जाना पड़ेगा या फिर कृत्रिम गर्भाधान करवाना पड़ेगा। परंतु वो दोबारा कब आता है? वो तब आता है जब वो नॉन प्रेग्नेंट हो और यदि 21 दिन के बाद
क्योंकि साइकिल भैंस का 21 दिन का होता है, तो वो 21 दिन बाद आता है। यदि किसान को 21 दिन के बाद पता चलता है कि वो भैंस तेरी गाभिन नहीं ठहरी थी, तो उसमें फिर नुकसान होता है, क्योंकि वो उस टाइम 21वें दिन वो ध्यान नहीं देता और भैंस का एक साइकिल बर्बाद हो जाता है। उस टाइम वो उसको इंसेमिनेट नहीं करवा सकता। तो इसलिए ये आवश्यक है कि किसान को अपनी भैंस की गाभिन ठहरने का पता टाइम पर चले, और वो टाइम यदि 21 दिन से पहले हो तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 21 दिन से पहले होगा तो वो अपनी भैंस का ध्यान रखेगा कि 20वें, 21वें, 22वें दिन वो जब दोबारा बोलेगी तो वो दोबारा उसका टीका रखवा सके। तो इसलिए आज तक जो हमारे पास मेथड था वो आमतौर पर तो पर रेक्टल पैल्पेशन था, हाथ से ही जांच की जाती थी और हाथ से जांच करके और डॉक्टर बता देता था कि गाभिन है नहीं, परंतु उसको भी 2.5-3 महीने लगते थे। हम अल्ट्रासोनोग्राफी से भी इसकी जांच कर सकते हैं, जो हम अपने संस्थान में रेगुलरली करते हैं। उसमें हम लगभग महीने 1.5 महीने के बीच का जो है उसमें बताते हैं। यदि हम महीने पे भी बता सकते हैं तब भी हमारा एक साइकिल तो हमारा चूक गए। हम ये जो 21 दिन बाद आना चाहिए था उसको हम चूक गए। हाँ, जो 42 दिन वाला उसको हम पकड़ सकते हैं। तो हमारा ध्येय ये है कि किसान को ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाए कि वो खुद अपने पशु का गर्भ जांच कर सके। और उसके लिए हमने एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा पार्टनर है, और हम दोनों संस्थान ने मिलके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल वाले उसमें गाय में कर रहे हैं, हमारा भैंस के अंदर काम है। और हमने ये सोचा कि क्यों ना इसके जो यूरिन है, जो पेशाब है, पेशाब के अंदर जांच करके यदि पता चल सके कि भैंस गाभिन है या नहीं है, तो ये किसान के लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। जिस तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर है, लेडीज़ के अंदर आप एक किट आती है, उसमें पेशाब की एक बूंद डालो तो उससे पता चल जाता है कि गर्भवती है या नहीं है महिला। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि किसान एक किट उसके पास हो और वो उसमें पशु का जो भैंस है उसका मूत्र की 2 बूंद डाले और उससे पता चल जाए कि भैंस गाभिन है या नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद हर हफ्ते हमने उनका सैंपल लिया, उनका भी लिया जो गाभिन बाद में पाई गई और उनका भी लिया जो गाभिन नहीं पाई गई। उन दोनों के बीच में फिर हमने जांच की तो हमको उनके जो यूरिन था, जो मूत्र था, उसके अंदर अलग अलग कण मिले हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल मिले हैं प्रोटीन के, जिससे ये हमें साफ जाहिर हो गया कि जो गाभिन भैंस थी उनके बच्चेदानी के अंदर जो भ्रूण पल रहा था वो अपनी माँ को, उस भैंस को एक सिग्नल छोड़ता है, और वो सिग्नल के कारण उस भैंस के जो शरीर के अंदर कोई बदलाव होते हैं वो यूरिन के थ्रू उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं, उसकी जो एक तरह से पाचन होने के बाद उसका जो शरीर के अंदर जो बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू वेस्ट, उसके अंदर उस प्रोटीन के हमको अंश मिले हैं, जिसके कारण हम उत्साहित हैं और हमको ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर हम इस तरह की एक किट बना सकेंगे। और उस किट के लिए हमको एक प्राइवेट पार्टनर जो चाहिएगा, जो कि इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे बना के और किसानों तक उपलब्ध करवा सके। इसके लिए हमारे और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को हम दोनों के साथ हमने एक प्रपोजल दिया था, तो इसके अंदर हमको इसके लिए स्पेशल बजट मिला है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर जो है इस कार्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो वहाँ डॉक्टर मोहंती हैं, यहाँ डॉक्टर अशोक बलारा हैं, जो दोनों पीआई हैं इस प्रोजेक्ट के। उन दोनों साइंटिस्ट और उनके साथ अन्य साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमको मॉलिक्यूल मिले हैं उनके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी रेज करनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी किट के शेप में उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो किसानों तक पहुंच सके। तो लगभग हम एक बीच वाली सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के जो किसान मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं वो उससे अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो उसका प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। और अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में मुर्गी के चूजों की देखभाल किस तरह से करनी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक अग्रवाल। मुर्गी व्यवसाय में चूजों का रखरखाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जब भी हम चूजे ला रहे हैं तो स्वाभाविक है चूजे आने हमारे पास इतना समय नहीं रह जाता कि जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम तुरंत उनको अरेंज कर लें। तो स्वाभाविक है कि वो सारी व्यवस्थाएं वो हमको पहले से ही करके रखनी होंगी। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जिस कमरे के अंदर हमने उनको रखा है वो कमरा पूरा की पूरा कीटाणु रहित हो जाए और उसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु शेष ना रह जाएं। तो बाजार में कई कीटाणुनाशक दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हमको उस कमरे को कीटाणु रहित कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बिछावट की, कि बिछावट के लिए जो सबसे सस्ती जो चीज़ होती है, देखिए किसान भाइयों आप जानते हो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो बिछावट के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पहले से उस अपने आवश्यकता के अनुसार उस लकड़ी के बुरादे को ले आएँ ताकि वहाँ पर उनको अपन रख सकें। इसके साथ साथ सबसे पहला होता है कि हमको एक ब्रूडर बनाना होता है। तो उसके लिए हम जो कार्टून के जो बॉक्स होते हैं वो हमारे पास तैयार रहने चाहिए। दूसरा, तापक्रम को मेंटेन रखने के लिए करीबन 100 वाट के 3-4 बल्ब हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी हम जिस में उसको फीड दे रहे हैं उसके लिए हमारे पास फीडर साफ सुथरे कीटाणु रहित होने चाहिए। हमारे पास एक अखबार होना चाहिए ताकि जो शुरुआत में जो बच्चे दाना लेते हैं से लेते हैं और जो भी पानी उनको दिया जा रहा है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और जो जिस बर्तन में पानी दिया जा रहा है वो कीटाणु रहित होना चाहिए। हमको प्रति चूजे को भोजन के लिए कितनी जगह मिल जाए ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 0 से 4 सप्ताह तक के बच्चों के लिए इंच प्रति चूजा हमको खाने की जगह होनी चाहिए और 5 से 8 सप्ताह तक के बच्चे के लिए हमारे पास करीबन 2 इंच एक जगह होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर आराम से खा सकें। यदि मान लीजिएगा 100 चूजों के आसपास है तो 3 से 4 फीडर हमारे पास होने चाहिए। चूजे में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना है वो है तापक्रम। देखिए चूजा जब आता है तो वो सर्दी के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है या उसमें सर्दी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको 100 वाट के 2-3 बल्ब लगा देने हैं। जो भी ब्रूडर है, जो हमने एक एरिया डिफाइन कर दिया है कि जहाँ पर हमारे चूजे रहेंगे वहाँ पर हम 100 वाट के 2-3 बल्ब लगा दें। यदि उसके बाद सारे चूजे एक ही जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो ठंड महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया जो बल्ब है वो उतना पर्याप्त नहीं है कि उनको गर्मी पहुंचा सके। इसके विपरीत ये हो सकता है कि सारे जो बच्चे हैं वो उस बल्ब से दूर हो जाएं, यानी उस बल्ब से दूरी की तरफ चले जाएं। तो स्वाभाविक है इसका मतलब ये होगा कि तापक्रम इतना ज़्यादा है कि वो उस गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं जिसके कारण वो जो है उस ब्रूडर के दूर दूर जा रहे हैं। एक आदर्श व्यवस्था उसको कही जाती है जिसमें ना तो बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाएं ना ही उस ब्रूडर के दूर दूर जाएं, बल्कि एक इक्वल रूप से सभी तरफ फैले हुए हों। उस तापक्रम को एक आदर्श तापक्रम माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो कि मुर्गी पालन व्यवसाय में 70% जो खर्चा होता है वो केवल उसके दाने पर ही चला जाता है। इसके लिए जो हमारे फीडर हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए, उनके किनारे राउंड से होने चाहिए ताकि बर्बादी कम से कम हो सके। इसके साथ पानी की बात आती है तो प्रति 100 चूजों पर 2 से 3 पानी के बर्तनों की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के बर्तन में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने गहरे ना हो कि चूजे उसमें जाके बैठ जाएं। इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद भी देखिए जब भी हम चूजों को जिस आवास या जिस गृह के अंदर रखते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या होती है, खिड़कियाँ होती हैं जिसके कारण तेज हवाएं चलती हैं, तो उसके कारण बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि उन खिड़कियों पर आप टाट जो होता है, जो बोरी होती है, उसके आप पर्दे लगा दीजिएगा। और उन पर्दों को लगाने का भी एक तरीका होता है। हमेशा पर्दे पूरी तरीके से खिड़कियों का कवर नहीं होने चाहिए, बल्कि ऊपर से करीबन आप ये मानकर चलें कि 6 इंच या आधा फीट के आसपास हमको जगह छोड़नी चाहिए ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सफोकेशन ना हो और हवा का आवागमन ऊपर से बहुत आसानी से हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि खिड़की के करीबन आधा फीट छोड़कर हमको ये पर्दे लगाए जाने चाहिए जिसके कारण बच्चों को सर्दी का बहुत अधिक प्रकोप ना हो।
ये हो गया कि देखिए जब भी हम बच्चों को लाते हैं तो उनको ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सबसे सस्ता तरीका होता है कि उनको गुड़ का पानी हम दे सकते हैं, जो कि एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, इंस्टेंट एनर्जी ऑफ सोर्स का काम करता है। तो इस तरीके से हम चूजों को पाल सकते हैं। वो मांस वाली मुर्गियों में विभिन्न प्रकार के रोगों के आने की संभावना बनी रहती है, जिसके अंतर्गत पहला रोग है गंबोरो विषाणु जनित रोग। इस रोग से मृत्यु दर शुरुआत के 3 दिनों तक अधिक होती है। इस बीमारी के बचाव के लिए ब्रायलर में 10 से 12 दिन व चौथे हफ्ते में टीकाकरण पीने के पानी या आँखों में अवश्य करें। खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग, इस रोग की रोकथाम हेतु अंडों से बच्चे निकलने के 10वें दिन से उन्हें रोग निरोधक दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार देना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से अभिषेक सिंह 250 स्क्वायर मीटर में कार्नेशन की खेती कर रहा हूँ। 2007 से मैं कार्नेशन की खेती कर रहा हूँ। ये पौधे जो शुरू में हमने लिए थे KF बायो प्लांट पूना से लिए थे और ये लगभग 50,000 के पौधे लिए थे, 10 रुपये पर प्लांट। शुरुआत में मैंने 250 स्क्वायर मीटर लगाया था, उसमें मैंने 50,000 पौधे लगाए थे कम से कम, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट 10 रुपये पर प्लांट। जब शुरुआत में हमने पौधे लगाए तो इसमें पहले तो गोबर मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद रेत, कुछ भाग रेत मिलानी पड़ती है, और जो सेलर होता है धान का वो भी मिलाना पड़ता है। उसके बाद इसके बेड तैयार किए जाते हैं। कम से कम 1 मीटर या 80 सेंटीमीटर का बेड होता है। इसमें 4 या 5 प्लांट आते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो नेट है इस पर होता है, निर्भर करता है ये आपका कितने इंच का है और कितनी जगह घेरता है। प्लांट टू प्लांट लगभग 2 या 2.5 इंच की दूरी रहती है। किसान भाइयों, इन पौधों के लिए खादों का सिस्टम कुछ इस तरह रहता है कि जैसे ही प्लांट लाते हो तो पहले मिट्टी जाती है टेस्ट के लिए लैब में, वहाँ पे बताया जाता है आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए। मुख्यतः इसमें खादों की जो बात करते हैं हम, तो ज़्यादातर 19-19, 13-0-45, 00-52 इस प्रकार की खादों का मिश्रण घोल के ड्रिप सिस्टम द्वारा दिया जाता है। ये हफ्ते में 3 दिन के बाद देनी पड़ती है। हर 3 दिन के बाद खादों का मिश्रण घोल के दिया जाता है। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई इसमें मिट्टी को देख के और मिट्टी में पानी की मात्रा देख के इसमें 2 या 3 दिन बाद ड्रिप सिस्टम द्वारा 2-3 घंटे करके पानी लगाना पड़ता है। सर्दियों में तो कम लगाना पड़ता है, गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें ड्रिप भी चलाए जाते हैं और फोगर का भी यूज़ किया जाता है। कार्नेशन में मुख्यतः थ्रिप्स और माइट, ये ज़्यादा बीमारी आती है। ये साल में 12 महीने रहती है। इसके लिए थ्रिप्स के लिए जो होती है वो एडमायर
सबसे अच्छी है, वो हम यूज़ करते हैं। और माइट के लिए ओमाइट, ओब्रोन, ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है और हमें इनका स्प्रे द्वारा यूज़ करते हैं, पंप के द्वारा। शेड्यूल इनका रहता है, थ्रिप्स की दवाइयों का शेड्यूल रहता है कि ये 3 दिन बाद स्प्रे करनी पड़ती है, अगर ना जाए तो, अगर नहीं तो एक ही स्प्रे से हो जाता है। माइट की हफ्ते में 1 बार कर दो तो माइट नहीं रहती है और शावरिंग से ही माइट उतर जाती है। किसान भाइयों, कार्नेशन की खास बात ये है कि इसको एक बार अगर हम पौधा लगा दें तो ये लगातार 3 या 4 साल फसल देता रहता है और हम इसका मुनाफा जो है 3-4 साल लगातार ले सकते हैं। 4 साल तक हम इसका मुनाफा कंटिन्यू ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी कटिंग और मार्केटिंग की। कब इसको मार्केट में भेजना है और कब इसको काटना है। कार्नेशन को जब काटा जाता है तो इसकी स्थिति रहती है वी शेप में। वी शेप में इसको काटा जाता है, 2-2.5 फुट की इसका बंच बनाया जाता है और इसको मार्केट में भेजा जाता है बॉक्स पैक करके। 50 या 60 बंडल का बॉक्स बनाया जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गाय भैंसों से अधिक दुग्ध उत्पादन लेने हेतु देखभाल और प्रबंधन, अधिक उपज हेतु मटर की फसल में समसामयिक कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।